आप सभी को रेमो का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी को मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। और आज सेशन थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, उसके लिए बहुत सॉरी। एक्चुअली ये सवाल गायब हो गए थे, ठीक है। जो इमेजेस थी क्वेश्चंस की वही नहीं मिल रही थी, कहाँ गई। तो बड़े खोजबीन के बाद वो सवाल मिल पाए हैं वापस और ये सेशन स्टार्ट हो पाया है। अच्छा, ये टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। सेशन की पीडीएफ्स यहीं अपलोड की जाती हैं बारकोड वाली, तो इससे तुरंत ज्वाइन कर लें। ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो, बकवास मत करना। और चैनल में हम अपनी बातें आप तक पहुंचाएंगे, आपको बोलने की अनुमति चैनल में नहीं होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो इंस्टाग्राम पे @ramosir मेरा हैंडल है, और ये फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, और ये ट्विटर का ऑफिशियल हैंडल है, ठीक है। तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन करें, राइट। सो अब चलते हैं सवालों की तरफ। कल जहां सवाल छोड़े थे वहीं से शुरू करेंगे। शायद यही सवाल था जिसमें बीच में कुछ लफड़ा हो गया था, सेशन बीच में बंद हो गया था। उम्मीद करते हैं आज ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है 16 एप्पल्स का, वो बराबर है सेलिंग प्राइस 10 एप्पल्स का। कॉस्ट प्राइस जो 12 ऑरेंजेस का है वो किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 16 ऑरेंजेस। और जो कॉस्ट प्राइस है आपका 6 मैंगोस का, वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मैंगोस के। तो मतलब कुछ रिलेशंस दिया हुआ है, भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है अगर रेशियो कॉस्ट प्राइस का 1 एप्पल 1 ऑरेंज और 1 मैंगो का आपको रेशियो दिया है 1:1:2, तो कह रहा है नेट प्रॉफिट परसेंट बता दो अगर हम बेच रहे हैं 1 एप्पल 2 ऑरेंज और 2 मैंगोस। अब देखो, क्वेश्चन को पहले तो पढ़ लिया। अब देखो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, राइट, उनको जरा मैं लिखता हूं। पहले तो आपको यह दिया हुआ है कि जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, अगर मैं यहां पर लिखूं सीपी, यहां पर है एप्पल ऑरेंज मैंगो। कॉस्ट प्राइस सीपी एप्पल ऑरेंज मैंगो। अब इनका जो रेशियो दिया हुआ है उसको बहुत इत्मीनान और ध्यान से देखो। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है कॉस्ट प्राइसेस का? 1:1:2, ठीक है। तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, और ये 2 है। ये रेशियो है, ध्यान रखना आप। इसको आप 100, 100, 200 भी मान सकते हो, x 2x भी मान सकते हो। एक जानकारी और दी हुई है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। जो क्वांटिटी सेल की गई है वो भी क्वांटिटी आपको प्रोवाइडेड है, और वो क्वांटिटी कितनी है? 1 एप्पल 2 ऑरेंज और 2 मैंगो। ये क्वांटिटी रेशियो है, ये क्वांटिटी रेशियो है 1:2:2। यहां पर ये आपको दिया था कॉस्ट प्राइस रेशियो, पर ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं 1:2:2। अब यहां पर अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है तो आपके दिमाग में कई सारी चीजें आ रही होंगी। पहली चीज तो ये आ रही होगी कि अगर हम ये निकाल लें कि 1 एप्पल को बेचने में कितना प्रॉफिट होगा, 2 ऑरेंज को बेचने में, लेट्स से हम पहले यही पता लगाते हैं कि 1 ऑरेंज को बेचने में कितना प्रॉफिट होगा, 1 मैंगो को बेचने में कितना प्रॉफिट होगा, तो फिर मैं दो का भी निकाल लूंगा और मैं अकॉर्डिंगली आंसर निकालूंगा। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज आपको डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं, और ऐसे ही सवाल आजकल जब आते हैं तो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। जैसे पहला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखो तो ये क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है 16 एप्पल का, वो किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस 10 एप्पल के। यहां से आप क्या सोच सकते हो कि 16 का जो कॉस्ट प्राइस है अगर वो 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी 16 CP इज इक्वल टू 10 SP एप्पल के केस में, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। कोई मुझे बता सकता है कि इस केस में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? ये क्या है? मनी इक्वल है। मनी इक्वल के हिसाब से आप आसानी से निकाल सकते हो कि यहां प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है। तो आप ये बता सकते हो कि 10 का सेलिंग प्राइस अगर 16 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो क्या यहां कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा? जल्दी से बताओ कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा? 60%। क्या ये क्लियर है सभी को कि यहां 60% का प्रॉफिट होगा? क्योंकि सेलिंग प्राइस के एंड पे अगर 10 है तो हम यहां पर डिनोमिनेटर में लिखते हैं 10, और इन दोनों का गैप पॉजिटिव है तो यहां पर हम लिखते हैं 6, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 60% आती है। यानी मुझे ये क्लियर है कि एप्पल पे जो मुनाफा है मुझे वो 60% का है, मैंने यहां लिख दिया। दूसरे स्टेटमेंट में जाओगे तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस जो 12 ऑरेंजेस का है वो 16 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब देखो, अगर 12 CP आपका 16 SP के बराबर है तो यहां नुकसान हो रहा है या नहीं? 16 और 12 माइनस 16 आपका -4 आया, तो ये वैल्यू आपकी -25% हुई या नहीं हुई? तो यहां पर आप कहोगे कि भैया ऑरेंज के केस में 25% का नुकसान हो रहा है, ये भी मैंने लिख दिया। क्लियर है? ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं तो आप आसानी से इनको क्विकली लिख सकते हो। फिर दिया हुआ है आपको कि 6 मैंगोज का जो कॉस्ट प्राइस है
वो 4 मैंगोज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 6 CP जो है आपका ये 4 SP के बराबर है। आप कहोगे डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस वाला 4 आता है और 6 - 4 2 है, पॉजिटिव है 6 - 4, तो ये वैल्यू आपकी आ गई +50%। तो यहां पर आप जरा वैल्यू लिख दीजिए +50%। कम से कम इतना लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब आपकी ये एबिलिटी आपको डेवलप करनी है कि एटलीस्ट मनी इक्वल वाले केसेस में आप कम से कम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज जल्दी लिख पाए। ये पेन का इस्तेमाल नहीं करना है एग्जाम में, ये आप मेंटली करने की कोशिश करो। जहां भी ये स्टेटमेंट मिले कि मैं देखते ही कि 16 CP अगर 10 SP के बराबर है, यहां मैंने पढ़ा कि कॉस्ट एंड पे 16 है, सेलिंग एंड पे 10 है, तो आपको दिख गया ना साफ साफ कि 10 नीचे आ जाएगा और 6 - 10 + 6 हो गया, 60% हो गया। ये करोगे तो आप इस स्टेटमेंट को जल्दी लिख पाओगे। अब मैं ये सारी चीजें यहां से हटा रहा हूं क्योंकि अब इनका कोई काम हमारे लिए नहीं है। क्वेश्चन जो घुमाया था वो हमने निकाल कर रख दिया यहां पर। अब मुझे निकालना है कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। पहला काम देखिए आपको अब ये करना है कि इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिख लो, 100 100 और 200, ये हो गया कॉस्ट प्राइसेस। ध्यान से समझना, 100 100 200 मैंने कर दिया कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहां जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 × 1 100 रुपए, और 60 रुपए का इसको मुनाफा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं +60 का यहां मुनाफा होगा। 100 × 1 100 हुआ, 60% का मुनाफा। यहां 100 का कॉस्ट प्राइस है और 2 क्वांटिटी है, 200 हुआ। 200 पे 25% का नुकसान कितना होगा, 100 पे 25 25 होता है, 200 पे 25 निकालोगे तो 50 का नुकसान होगा। यहां 200 × 2 कितना है आपका, ये 400 के बराबर है, और 400 का 50% कितना होता है, 400 का 50% आपका होता है 200 प्लस में लिख दिया मैंने। अब मैं इसका नेट निकालूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी कि टोटल जो मुनाफा है मेरा वो 210 रुपए का है, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है श्रीमान जी, 100 100 200, तो कितना हुआ ये आपका 400 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा कितनी कॉस्ट प्राइस आ रही है, क्या 400 आ रही है? अगर 400 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। देखो ये 2 क्वांटिटी है, ये भी 2 क्वांटिटी है, तो यहाँ 400 200 600 और 100 700, तो टोटल क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से कॉस्ट प्राइस लिखोगे ना, यहाँ टोटल 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 400 है, इनको जोड़ोगे तो 700 आई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 30%, यानी आंसर कितना हो गया आपका बी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई इस क्वेश्चन को? तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे उसमें आपको कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, तब ये क्वेश्चन लेवल 2 के क्वेश्चन हो जाते हैं, बिकॉज यूजुअली ये एक छोटा सा सवाल होता है, उसी को 3 स्टेटमेंट बनाया, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपको पहले निकालना पड़ेगा, देन आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डू इट इन ए करेक्ट वे। एक दूसरा तरीका भी यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वेटेड एवरेज के रेशियो से इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। कैसे करोगे वो बता देता हूं मैं। देखो यहां पर आप ये कर सकते हो कि चूंकि मुझे पता था कि ये जो रेशियो है ये आपका 112 है, 112 कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो यहां पर दिया हुआ था और ये 122 था, तो मैं अगर नेट रेशियो लिखता कॉस्ट प्राइसेस का, नेट सीपी, तो क्योंकि यहां पर 1 × 1 1 हो जाता, यहां 1 × 2 आपका 3 हो जाता, यहां 2 × 2 कितना हो जाता 4 हो जाता। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? हम नेट सीपी का रेशियो लिखते, अगर क्वांटिटी को भी साथ में ले आते तो ये 134 का रेशियो बन जाता या नहीं बन जाता? टेल मी, यू विल से यस, बन जाता। 1 और ये होता, सॉरी ये होता आपका 2 और 4, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 2 × 2 4, ये ऐसे लिख देते। फिर आप देखो इसको ऐसे कर सकते थे कि वेटेड एवरेज लगाएंगे हम। वेटेड एवरेज में क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा ये वेट्स का सम, 4 2 6 1 7, और ऊपर आता 1 × 60 60, यहां आता 2 × -25 -50, 4 × 50 कितना हो गया आपका 200, तो ये भी वैल्यू आपको दे देता 210/7 यानी 30, और सब में आगे परसेंटेज लगा था तो 30%, राइट। एक तरीका यहां पर भी हो सकता है जो आप कर सकते थे, इसको आप ऐसे लिखते 1/7, 2/7, 4/7, तो ये फ्रैक्शंस हो गए, ये उनकी करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट या लॉस हो गए, तो आप इसको भी कन्वर्ट निकाल सकते हो, ये तरीका भी मैंने बताया हुआ है। तो क्वेश्चन के तरीके बहुत है, या 100 100 200 लेके भी लगा लो तो तकलीफ आपको नहीं होगी, बट आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक अच्छा सवाल है, मल्टी स्टेप क्वेश्चन है, बट आपको तकलीफ नहीं देगा अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो। अब देखो ये सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है एक शर्ट पे जो इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज है वो 87.5% है, इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज, और कह रहा है इसको बेचा जा रहा है, इसमें 20% डिस्काउंट दिया गया है, कुछ कारण से 20% का डिस्काउंट हो गया, चलो समझ में आ गया ये भी। फिर कह रहा है कुछ कारणों से जो कॉस्ट प्राइस शर्ट है जो बन रही है वो कॉस्ट प्राइस 25% से बढ़ गई, और कह रहा है कि जो शर्ट है वो अब सेल की जा रही है मार्क प्राइस को 500 रुपए बढ़ा के, और फिर 25% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट अभी भी सेम है
परसेंटेज प्रॉफिट अभी भी सेम है, जितना पहले था उतना ही अभी है। क्लियर? तो बताना क्या है कि जो नया सेलिंग प्राइस है शर्ट का वो कितना है। तो मैं सवाल को जरा समराइज करता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट है इनिशियली वो 87.5% है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 87.5%, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया शर्ट पे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये सीपी होता है तो ये आपका एसपी होता है, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। और ये कह रहा है कि ये जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है ये 20% का डिस्काउंट देने के बाद आया है, तो मैं यहां -20% लिखूंगा और यहां एम लिख रहा हूं। एम का मतलब क्या है? मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस है। ठीक है, ये आपको समझना है। अब करा कुछ कारण ऐसे हो गए कि ये जो है ये 25% से इंक्रीज कर गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इसको अच्छे से समझ लेना, काफी सरल हो जाएगा आपका जीवन। कॉस्ट प्राइस करा 25% से बढ़ गया है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो सेम है। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि कॉस्ट प्राइस बढ़ गया, अगर आपका परसेंटेज प्रॉफिट सेम है तो मैं कहूंगा सेलिंग प्राइस को भी 25% से ही बढ़ना पड़ेगा। यह बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? यह बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? अगर कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज चेंज नहीं होता है, यह हमें अभी भी चाहिए 87.5%, चाहिए या नहीं चाहिए? अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज अभी भी 87.5% रखना है तो अगर कॉस्ट प्राइस 25% से बढ़ा है तो सेलिंग प्राइस भी 25% से ही बढ़ना चाहिए, वरना प्रॉफिट परसेंटेज बदल जाएगा। यह चीज अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपके तरीके से। आप कहते हो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है जी, अगर आप इसको 25% से बढ़ाओगे तो यह हो जाएगा 1.25 सीपी, होगा या नहीं होगा? यहां हो गया 1.25 सीपी। अब अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट परसेंटेज ना बदले तो ये एसपी भी 1.25 एसपी हो जाए अगर, तो ये 1.25 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदलेगा। ये अपने कॉपी में नोटबुक में कहीं भी लिख लो कि अगर कॉस्ट प्राइस x% से बढ़ रहा है या घट रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज सेम रहेंगे तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस भी उतने ही परसेंटेज से चेंज हुआ है। दैट्स वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब मैंने ये चीज जो ऑब्जर्वेशन है ये मैंने लिख दी आपके सामने। चलो अभी देखते हैं सवाल में क्या करना है। सवाल में ये कह रहा है कि नाउ ये शर्ट इज सोल्ड आफ्टर रेजिंग द मार्क प्राइस बाय 500 एंड गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पहले तो इसको तुम 500 से बढ़ाओ मार्क प्राइस को, और ये वाला जो सेलिंग प्राइस है एसपी डैश वो कैसे आया है? इसके बाद 25% डिस्काउंट देने से। ये सवाल है। मार्क प्राइस को 500 से बढ़ाया गया है, फिर उसमें 25% का डिस्काउंट दिया गया है, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस आया है। समझ में आया सभी को? अब आपको बताना है कि जो नया सेलिंग प्राइस है ये वाला, ये है क्या? ये कैसे सॉल्व करें? अब आगे कैसे इसको आप सॉल्व करोगे? बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो देखो पहली बात तो आपको ये समझनी है, जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप या तो वैल्यू एज्यूम करके चल सकते हो, ठीक है, वो भी एक तरीका है, या फिर हम देखो इसको कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। एक बात मुझे आप ये बताओ कि ये जो सेलिंग प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस है, अगर ये एसपी दिया हुआ है और ये आपका मार्क प्राइस है, तो क्या हम मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये अगर -1/5 है तो क्या आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये +1/4 हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू m है ये 5/4 sp है। क्या ये क्लियर है सभी को कि ये वैल्यू 5/4 sp है? यस, दैट्स वेरी मच क्लियर कि ये वैल्यू 5/4 sp हो गया। अब 5/4 sp में आपने क्या किया है? 500 और जोड़ दिया है। मैं लिख रहा हूं 5/4 sp में आपने 500 और जोड़ दिया। उसके बाद आपने इसमें क्या किया? 25% का डिस्काउंट दिया। 25% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी 3/4 गुना हो जाती है। और ये जो वैल्यू है ये एसपी डैश जो है ये पुराने एसपी से 25% ज्यादा है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो हमने निकाला है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 5/4 एसपी हो गई या नहीं हो गई? इसको ध्यान से समझो। क्या ये वैल्यू 5/4 एसपी हो गई कि नहीं हो गई? है ना, क्योंकि ये 25% इससे ज्यादा है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 5/4 एसपी यहां पर है इंटू 3/4 और 5/4 एसपी यहां पर है। तो ये इसेंशियली आपका, अगर आप एक साइड में ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स 5/4 यानी 5/16 एसपी, और ये वैल्यू हो गई 500 यानी 1500/4। 1500/4 ये हो गई कि नहीं हो गई? आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? आपको निकालना है नया सेलिंग प्राइस। नया सेलिंग प्राइस जो है वो 5 SP/4 है। 5 SP/4 अगर करना है तो 4 से बस हटा दो 4, 1500 आंसर आ गया। व्हाट इज द आंसर? 1500।
कितने लोगों को ये सर से ऊपर से पूरा उड़ गया, गायब हो गया? ठीक है, 1000 कौन निकाल रहा है भैया? पुराना सेलिंग प्राइस मत निकाल देना, नया निकाल रहा है। 1500 फिर से समझाऊं? ठीक है, देखो अच्छा सवाल है, समझ लो। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अगर कॉस्ट, ये ना इसका कोई लेना देना नहीं है, 87.5% का कोई लेना देना नहीं है सवाल में। सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन कि कॉस्ट प्राइस अगर 25% से बढ़ा और कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदला है, तो मतलब सेलिंग प्राइस जो नया है वो भी 25% एक्स्ट्रा है पिछले सेलिंग प्राइस से। तो मैंने आपके सामने दो चीजें लिखी हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया था कि मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक 20% का डिस्काउंट है। तो क्या आप मार्क प्राइस को सेलिंग प्राइस के टर्म में लिख सकते हो? यस। ये अगर इससे 20% कम है तो हमें पता है कि ये +1/4 होगा, यानी ये वैल्यू 5/4 सेलिंग प्राइस हो गई। फिर मैंने कहा इसमें मैंने 500 जोड़ा तो नया एमआरपी मिला, तो मैंने लिखा 5/4 एसपी प्लस 500, यहां आ गए। इसमें 25% का डिस्काउंट आपने दिया तो नया वाला सेलिंग प्राइस मिला। 25% का डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू 3/4 टाइम्स। तो 3/4 टाइम्स ये पूरी वैल्यू जो नया एमआरपी है, ये नया सेलिंग प्राइस है। नया सेलिंग प्राइस यहां से भी तो निकल सकता है कि इस वैल्यू को हमने 25% बढ़ा दिया तो 5/4 एसपी आ गया। तो यहां पर आपने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और आपको वैल्यू मिल गई 1500/4। हाँ बिल्कुल, वैल्यू एज्यूम करके भी ये चीज पॉसिबल है, वैल्यू एज्यूम करके भी आप इसको कर सकते हो। आप रेशियो फॉर्मेट में भी इसको कर सकते हो। जैसे आपने कहा होता कि भैया इसको हम 4 मानेंगे, ठीक है, ये अगर 4 है तो ये वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। आप ऐसे भी चल सकते हो, इसको आप 4x ले लो, इसको आप 5x ले लो। आप बोलते 5x प्लस 500 हो गया, उसको 25% कम किया, ये 4x प्लस वैल्यू मिला के आपको, देखिए मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप इवन वैल्यू मान के भी कर सकते हो सवाल को। पहले मैं इक्वेशन फॉर्मेट में समझाना चाह रहा था। देखो अगर आपने इसको 4x माना तो आप कहते कि 4x है, 25% बढ़ा तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5x हो गया। यहां के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 5x ये हुआ और 5x प्लस 500 हुआ, तो 5x प्लस 500 हुआ और इसको 25% का आपने डिस्काउंट दिया तो 3/4 हो गया। आप ऐसे सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5x/4। यहां देखो क्या बनेगा आपका, 5x/4 बन जाएगा। अगर आप इसको इस साइड लेके आओगे तो ये 5x है, ये 5x का 3/4 है और ये वैल्यू हो गई आपकी 3/4 इंटू 500। हुई कि नहीं हुई? क्लियर और नॉट? क्या है, सभी को समझ में आ रहा है? हमें निकालना क्या है इस केस में? हमें 5x निकालना है, ठीक है। नया सेलिंग प्राइस कितना है? 5x है। तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया और देखो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 1500। आई या नहीं आई? 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 1500। क्लियर है सभी को? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी इजी। नहीं 1200 नहीं होगा, 1200 निकाल रहे हो तो तुम गलती ये कर रहे हो कि तुम ये निकाल रहे हो। ये नहीं पूछा है आपसे, आपसे ये पूछा है बढ़ा हुआ सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस। हाँ जी, सभी को क्लियर हुआ? आप चाहो तो इसको 400 और 500 लेके सॉल्व कर लो, तब आपको ये वैल्यू इक्वेट करनी पड़ेगी, है ना। इसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। करके दिखा दूं वो भी। देखिए क्वेश्चन को करने के अत्यंत तरीके हैं, आपको बस क्लैरिटी अगर है ना तो तरीके परेशान नहीं कर पाएंगे। देखो इस सवाल में एक तरीके से और करवा देता हूं सो दैट यू गेट 100% क्लैरिटी इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ जी, देखो ये चीज समझ में आ गई ना सबको कि एसपी है तो एसपी हमारा 25% से बढ़ेगा तो हमें मिलेगा एसपी डैश, और ये हमें पता है कि यहां से 25% करके आएगा और ये वैल्यू हमारी है एम डैश यानी नया वाला एमआरपी। यहां से 20% कम करके हमें ये मिला था, ये हमारा है पुराना वाला एमआरपी। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वैल्यू 500 एक्स्ट्रा है, समझना सब बहुत अच्छे से। मैंने लेट से कहा कि ये वैल्यू 400 मान ली तो ये वैल्यू कितनी होगी? 500। 4:5 होना है ना अगर ये 20% कम है तो। अब ये अगर 400 है उसको 25% आप जोड़ोगे तो एसपी डैश कितना हो जाएगा? 500। अब मुझे बताओ अगर ये 500 है तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये क्या होगा? आप कहोगे कि इधर से 25% है यानी -1/4 है तो यहां से तो ये +1/3 होना चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल होना चाहिए, ये वैल्यू +1/3 होनी चाहिए। तो 500 में 1/3 उसका जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 4/3 इंटू 500। मिलेगा या नहीं मिलेगा? यही मिलेगा ना, 4/3 इंटू 500। अब इन दोनों का अंतर कितना है दोनों के मार्क प्राइस का? 4/3 इंटू 500 और यहां पर क्या है आपका? यहां पर भी 500 है। तो इसेंशियली अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये जो मार्क प्राइस है और ये वाला जो मार्क प्राइस है, इन दोनों का जो एक्चुअल अंतर है, बेसिकली ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? क्योंकि ये ए बी पेयर है, समझने की कोशिश करो। यहां -20% है आपका यानी -1/5 और ये वैल्यू क्या है? +1/4। तो ये जो एसपी डैश है और ये जो मार्कअप है ये आपस में बराबर है या नहीं है? यस, बराबर है या नहीं है? यस। तो जैसे यहां पर आपने कहा कि ये अंतर हमारा 500 का है, ध्यान से समझो, ये अंतर अगर 500 का है तो क्या ये अंतर 500 का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
जहां पर तुम ये समझ गए वहां पर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मैं आपको शायद सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। मैंने आपसे ये बोला है कि चलो फिर से समझाता हूं, वरना सब कहोगे भेजा सर के ऊपर निकल गया। इस क्वेश्चन में मैंने इसीलिए डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बताया, सबसे पहले मैंने लंबे लंबे तरीके आपको दिखाए। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से समझिए श्रीमान जी, जो आपको मैंने परसेंटेज में सिखाया है, अगर मैं अब भी आपको ये चीजें ना सिखा पाऊं तो फिर मेरा पढ़ाना आपको व्यर्थ है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वैल्यू जो है ये m डैश है। ध्यान से देखो, अब बताओ मुझे, मैं कह रहा हूं कि ये जो वैल्यू है ये दी है -25% है। मेरा छोटा सा प्रश्न आपसे ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों क्यों बराबर हैं इसको समझा रहा हूं आपको, ठीक है। यहां एक नंबर को आपने 20% से कम किया, यानी क्या किया, -1/5। यहां इस नंबर के साथ आपने किया +1/4। क्या ये ए बी पेयर है कि नहीं है? सक्सेसिव में जब भी ए बी पेयर दिखता है तो जहां से शुरू करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो गई। ये दोनों वैल्यूज अगर आपस में बराबर हैं तो यही मार्क प्राइस हो गया इनिशियल। मार्क प्राइस और एम डैश में अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया 500 रुपए का अंतर है, दिया है कि नहीं दिया, जरा बताओ आप मुझे। इज इट गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट? यस। अब मुझे आप बताओ कि अगर यहां से यहां तक आपका -25% है तो यहां से यहां तक क्या +1/3 होगा या नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। और अगर ये +1/3 होगा तो किसी नंबर का अगर 1/3 500 है तो वो नंबर कितना होगा? क्या वो नंबर 1500 होगा या नहीं होगा? यस, ठीक है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू टू लर्न। अभी तक आप क्वेश्चन करते हो डम्ब तरीके से, इक्वेशन बनाया, रेशियो बनाया, बट जब क्लैरिटी होती है तो हम ये करते हैं। ये सवाल आर्ट का सवाल बन गया। मजेदार है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ आर्ट बनाया है, राइट? बट दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ परसेंटेज, नथिंग एल्स। क्या किया हमने ये बोला कि भैया इन दोनों का अंतर जो तुमने 500 दिया है ना, वो एक्चुअल में इन दोनों का भी अंतर है। और अगर ये इन दोनों का अंतर है तो क्वेश्चन में क्या है? इन दोनों में परसेंटेज डिफरेंस 25% है और इनका अंतर कितना है? 500 का है। तो ये कितना है? ये 1500 है। इतना टाइम परसेंटेज में इसीलिए लगाया था मैंने। कई लोगों के नाक भौं जब सिकुड़ रहे थे ना, यही करना चाह रहा था, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको करवाता आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको ए बी पेयर आता है, आप थोड़ा सोचना सीख गए हो, तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। बिकॉज एंड दिस इज नॉट ए ट्रिक, दिस इज नॉट ए ट्रिक, क्योंकि अगर ये ट्रिक होती तो लोग अब तक आपको पढ़ा चुके होते, है ना। ये ट्रिक नहीं है, दिस इज ये अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है, दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। सो एबी रूल का एक बेहतरीन एप्लीकेशन आपने यहां सीखा। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो लोग कहेंगे कि भैया ये लंबा सवाल था, कैलकुलेटिव था। यू जस्ट सी व्हाट दिस इज, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन इफ यू डू इट इन अ राइट वे। हाँ जी, आगे बढ़े। कह रहा है कि एक फ्रूट वेंडर है, वो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं अपने कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं, लेकिन वो फॉल्स वेट यूज करता है। अगर वो 30% गेन करता है इस तरीके से, तो बताना है कि 1 किलो की जगह उसने कितने ग्राम का बाट इस्तेमाल किया है। ये क्वेश्चन आप सेकंड्स में कर सकते हो अगर आपने मेरी क्लासेस को ठीक से फॉलो किया तो। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर सी के अलावा कुछ भी संभव नहीं है। कैसे किया मैंने? जादू जानता हूं मैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखो 30% का प्रॉफिट हो रहा है। आप लोगों को यह बात ध्यान है कि यहां कहानी कुछ ऐसी होती थी कि भैया अगर यहां 1 किलोग्राम होना था और हमने कुछ ऐसा किया है कि हमें 30% का मुनाफा हो रहा है, 30% का मुनाफा हो रहा है। ठीक है, तो 30% का अगर आपको मुनाफा कमाना है तो क्या आप ये जानते हो कि यहां से यहां तक, यहां जो भी बाट का इस्तेमाल किया गया होगा, वो वैल्यू अगर मैं 1000 बाई दैट करूंगा तो 30% आता है। यही इक्वेशन होती है ना। 700 मत बोल देना, गलत हो जाओगे। ठीक है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। अगर 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो सिनेरियो यह है कि जो उसने यूज किया है वो इधर लिखते हैं, 1000 इधर लिखते हैं और उन दोनों का परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे जब उसने, याद करो आप कि 25% का जब मुनाफा होता है तो ये वैल्यू कितनी होती है आपकी? ये 800 ग्राम होता है, 800 ग्राम होता है। तो कॉस्ट प्राइस के एंड में 800 आता है, सेलिंग प्राइस के एंड में इतना आता है और आपका 25% आ जाता है। तो ऐसे यहां अगर 30% आया, देखो एबी रूल आपकी मदद करेगा। आप कहोगे ये अगर +3/10 है तो ये -3/13 होगा। 1000 में अगर -3/13 करोगे तो क्या आएगा? आपको पता है डिनोमिनेटर में 13 ही आएगा। डिनोमिनेटर में तो 13 ही आएगा ना भाई। अगर डिनोमिनेटर में 13 ही आना है तो सी के अलावा कौन सा आंसर सही हो सकता है? कोई और नहीं हो सकता। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं मेरे को एग्जैक्ट निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। 3/13 इसका निकालोगे आप तो आप कहोगे ये हो जाएगा 3000
बटा 13 इसमें से आपको माइनस करना है, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 13 दूना 26 बनेगा, फिर 400 आएगा, फिर वो 230 हो जाएगा, फिर ऐसा कुछ बनेगा 10 बटा 13। ये सॉल्व हो गया। क्या होगा देखो ना, 230 10 बटा 13 होगा, और फिर आप इसको 1000 में माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 769 3 बटा 13। आंसर है सी। इसकी जरूरत थी नहीं इतना कैलकुलेट करने की, क्योंकि जस्ट डिनोमिनेटर देखा और आंसर लगाया वाला क्वेश्चन है। सही है? क्या सभी को क्लियर हुआ? ये सवाल भी अच्छा लग रहा है? चलो आगे बढ़ो, पढ़ो। कह रहा है कि स्पेस रिसर्च कंपनी है, वो चाहती है अपने 2 प्रोडक्ट को बेचना, ए और बी को, और प्रोडक्ट ए को वो 20% नुकसान पे बेचती है और प्रोडक्ट बी को वो 30% गेन पे बेचती है। और कह रहा है कंपनी कुछ भी लूज नहीं करती है, यानी ना उसको प्रॉफिट होता है ना उसको लॉस होता है। और कह रहा है प्रोडक्ट ए को उसने 15% लॉस पे बेचा और प्रोडक्ट बी को अगर उसने 15, यहाँ देखो दूसरी कहानी दिया है, इफ यानी यदि उसने 15% पे बेचा है प्रोडक्ट ए को नुकसान पे और प्रोडक्ट बी को 15% गेन पे बेचा, तो कह रहा है कंपनी लूज करेगी 6 मिलियन। कंपनी का नुकसान कितना होगा? 6 मिलियन रुपीस का। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। खैर उसका जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन में मिलियन लिखा हुआ है, तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी का हमें कॉस्ट निकालना है। सवाल पढ़े, समझे, पहले सवाल समझो। देखो कह रहा है कि 2 प्रोडक्ट्स हैं मेरे ए और बी, है ना। आप देखो बड़ा ध्यान से, एक बात बताओ मुझे, कह रहा है यहां पर मुझे 20% का लॉस हो रहा है, 20% लॉस ए को बेचने में, और बी में हो रहा है 30% का गेन। और कह रहा है कि कंपनी ना कुछ भी नफा या नुकसान नहीं कमाती है। अगर ऐसा हुआ तो यहां से आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। इसका मतलब 20% ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 30% ऑफ बी, यानी बी से जितना गेन होगा अगर ए से उतना ही लॉस हो तो कंपनी ना कुछ गेन करेगी ना कुछ लूज करेगी। ये सिनेरियो सभी को समझ में आता है कि जितना लॉस ए पे होगा और जितना गेन बी पे होगा ये मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो कंपनी कुछ नफा नुकसान नहीं होगा। और यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो कॉस्ट प्राइस रेशियो ए और बी का है वो 3:2 है, ठीक है। मैं आपसे ये चाहता हूं कि भैया आप एग्जाम में ये चीज डायरेक्ट लिख पाए। अगर आप समझ पाओगे तो डायरेक्टली लिखोगे आप, क्योंकि पता है x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x होता है। तो ये अगर 2:3 है ना तो ये 3:2 होगा। आप मेंटली सोच सकते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये 2:3 है ना तो ये 3:2 होगा, तभी ये बराबर होंगे आपस में। ये रिएक्शन जितना फास्ट होगा आप इस क्वेश्चन को उतना जल्दी सोच पाओगे। तो जब शुरू किए थे तो कुछ नहीं मालूम था, अभी मुझे इतनी कहानी पढ़ने के बाद इसका जो समरी है वो ये है कि ए और बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो किस रेशियो में है? वो आपका 3:2 में है, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ कि दूसरा सिनेरियो अब बोल रहा है कि ये तो 3:2 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर कंपनी में इस ए पे 15% का मुनाफा है, ध्यान से देखना 15% का मुनाफा है, ठीक है, और यहां पर आपको 15% का नुकसान है, यहां पर आपको 15% का नुकसान है, नहीं ए पे नुकसान है और बी पे फायदा है। सो ए पे 15% का नुकसान है और बी पे जो आपका फायदा है वो 15% का है। आपको ये बताना है कि बी की कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, और टोटल नुकसान आपको दिया हुआ है 6 मिलियन का है। अब देखो मेरा एक छोटा सा आप सभी से प्रश्न है जो आपको देखना है यहां पर कि यहां पर 15% है 3 के बेस पे, यहां पर 15% है 2 के बेस पे। अगर मैं इनका नेट कैलकुलेट करूं, लेट्स से आप इसको बोल दो कि ये 3x है और ये 2x है, तो आपको पता है ये कितना मिलेगा यहां नुकसान। अगर मैं यहां पर नुकसान निकालूं और यहां पर नुकसान निकालूं तो आपको दिख रहा है ये भी नुकसान भी 3:2 में ही आने वाला है, ठीक है। आएगा नहीं आएगा? परसेंटेज दोनों के देखो सेम है, नुकसान 3:2 में आएगा नहीं, यहां मुनाफा है और यहां नुकसान है। अगर इसका आप नेट निकालोगे तो जो नुकसान मिलेगा आपको वो 15% ऑफ कितना मिलेगा? x, क्योंकि ये 3x है ये 2x है, ये माइनस में ये प्लस में, तो अल्टीमेटली जो लॉस मिलेगा वो मिलेगा 15% ऑफ x, ठीक है। अब ये वैल्यू किसके बराबर दी है? 6 मिलियन के, ठीक है। तो मैं अगर आपको मुझे 2x निकालना है तो पहले तो आप x निकालो, x निकालोगे तो आपको 15% का मतलब होता है 0.15 और 6 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 40, x आपका आ गया 40 मिलियन। लेकिन हमें तो ये कॉस्ट प्राइस चाहिए यानी 2x चाहिए, तो 2x कितना हो गया आपका? 80 मिलियन, 80 मिलियन, यानी आंसर कितना हो गया आपका? डी। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? कुछ भी नहीं था इस सवाल में। हमने क्या कहा, जब हमें रेशियो पता लग गया कॉस्ट प्राइस का
3x 2x, तो हम कह रहे हैं यहाँ 15% का नुकसान है, यहाँ 15% का फायदा है। दोनों के जो परसेंटेज है वो सेम है। जब परसेंटेज सेम होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, तो परसेंटेज में, कि बेसिस को नंबर्स की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। तो ये माइनस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3x, ये +2x, तो 15% ऑफ x बन गया। ये वैल्यू 6 मिलियन के बराबर क्वेश्चन में दी है, x की वैल्यू आ गई 2x आ गया, जो पूछेंगे बता देंगे। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट यही क्वेश्चन लोगों को परेशान कर सकता है अगर उनको ये क्लैरिटी लेट में आई तो। क्वेश्चन इज नेवर डिफिकल्ट, इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स समटाइम्स। वो पार्ट्स आपको जल्दी करने होंगे। हाँ जी, कुछ लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बड़ा इंटरेस्ट है, कह रहे हैं इसमें मजा नहीं आ रहा, अगला चैप्टर क्या होगा जरा बताओ। ठीक है, और मैं बताऊंगा नहीं, जितना तुम शरारती हो उससे ज्यादा मैं हूं। हाँ जी, चले, चलो पढ़ो सवाल। ये सवाल कह रहा है कि ये गेम शो है, उसमें पार्टिसिपेशन कॉस्ट 150 रुपए। ऐसे गेम देखे हैं आपने? आप कभी सर्कस में गए होगे तो वहाँ होता नहीं है, वो कई गेम्स होते हैं, मेला वाला लगता है, तो वो पार्टिसिपेशन कॉस्ट कहते हैं 10 रुपये दो। पहले 10 रुपये जब तुम दोगे तो तुम्हें कुछ गोली गोली मारने को देते हैं कि ये बैलून फोड़ो। अगर कुछ टारगेटेड बैलून्स आप फोड़ते हो तो आपको और पैसे मिलते हैं, वैसा ही कुछ है ये। ठीक है, तो एक गेम शो है, उसमें पार्टिसिपेशन कॉस्ट 150 रुपये। आपको एक बिजनेस आइडिया ऐसे मिलेगा, देखना अभी। ठीक है, तो कुछ पैरेलल ट्राई भी कर सकते हो कमाने का तरीका। तो पार्टिसिपेशन कॉस्ट 150 रुपये हो गया। अब कह रहा है पहला जो आदमी खेलेगा वो 10 रुपये देगा, दूसरा पहला आदमी जो पर्सन टू प्ले विंस ₹10। मतलब वो कह रहा है कि तुम 150 रुपये लगा के दो, और एक फॉर्मेट भी है कि पहला खेलने वाला है उसको 10 रुपये मिलेगा, दूसरे को 50 मिलेगा, तीसरे को 100 मिलेगा, चौथे को 250 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से उसका एक पैटर्न है, वो पैसे लोगों को दे भी रहा है। अब लास्ट वाले को देखो, 150 लगा के उसको 250 मिलेगा, है ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कल लोगों को ये चीज पता नहीं होगी उसका, लेकिन ऑर्डर फिक्स होगा कुछ इस तरीके का, उसने मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि फोर्थ पर्सन को 250 देगा वो, तो लोगों को वो बाहर ऐसे जाके लिखेगा कि 10, 50, 100 और 250 का भी इनाम मिल सकता है। तो अब लोगों को लगेगा 150 लगा के 250 मिलेगा, चलते हैं खेलते हैं। ठीक है, बट उसने अपना सिस्टम फिट कर रखा है मस्त तरीके से, ताकि उसका नुकसान ना हो। अब देखो इसमें वही कह रहा है कि ईच दिस साइकिल इज रिपीटेड विथ 5th पर्सन विनिंग ₹10। अब ये एक साइकिल है जो वो रिपीट करता रहता है कि 5वां पर्सन फिर से 10, फिर अगला काइंड ऑफ ऐसे करके लोग जीतते जाते हैं। तो कह रहा है ऐसे जब 83 लोगों ने इसको खेल लिया है तो बताना है कि गेम शो को कितना प्रॉफिट हुआ है, गेम शो को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो देखो पहले तो हमें समझना है एक साइकिल को। फर्स्ट साइकिल देखो ये हुआ 1 2 3 4, ये 4 राउंड हो गए, 4 लोगों ने खेला। ठीक है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। आपको पता है यही चीज रिपीट होगी फिर। ठीक है, फिर 5 6 7 8। मैं इनको जरा एनालाइज करता हूं कि इन्होंने कितना दिया। तो आपने कहा सबने 150 दिया होगा पार्टिसिपेट करने के लिए, तो टोटल जो पेमेंट इसके पास रिसीव हुआ वो 600 रिसीव हो गया, 600 रिसीव हो गया। और इसने कितना पे किया? 10 एक को पे किया, 50 एक को पे किया, 100 एक को पे किया, और 250 एक को पे किया। तो ध्यान से देखो यहां पर ये वैल्यू कितनी हुई आपकी? 300 और 110, यानी 410 इसने पे कर दिया। तो यहां से 410 इसने पे कर दिया, यानी एक कंप्लीट साइकिल में ये कितना कमा रहा है? क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? सॉरी, 190 कमा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? इज इट क्लियर दैट ही इज अर्निंग 190 रुपीज इन वन साइकिल? एक कंप्लीट साइकिल हुई अगर तो उसने 190 रुपीज कमा लिया। ये सभी को क्लियर है? 600 उसको मिला, और जो उसने दिया कितना? 10, 50, 100 और 250। सो मैं वही कह रहा हूं कि 600 उसने कलेक्ट किया और 410 दे दिया, तो 190 रुपीज उसने एक कंप्लीट साइकिल में कमा लिया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ऐसी कितनी साइकिल्स हैं। देखो 83 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो अप टू 80 समझना है पहले। अप टू 80 में क्या होगा? हर साइकिल में 190 कमा रहा है, तो ऐसे 20 साइकिल्स हो गई। तो अगर ये 20 साइकिल्स हो गई तो 20 साइकिल्स में जो इसकी अर्निंग होगी वो 20 इंटू 190 तो सीधे सीधे हो गई, यानी 3080 तो ऐसे ही हो गई। हुई या नहीं हुई? 3080 या 3800 की कमाई ऐसे ही हो गई। इसके बाद 3 लोग और खेलेंगे। तो देखो पहला जो लोग खेलता है, यहां क्या कहानी? ये तीन लोगों की साइकिल रिपीट होगी फिर। तो 450 आया और कितना गया? 160 गया। देखो 450 आएगा, इसमें 450 आएगा और 160 जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि 290 और ऐड हो जाएगा? इसका अंतर हुआ 290। तो क्या हुआ? ए ऑप्शन हुआ 4090।
ऑल्दो इसमें कोई प्रॉफिट परसेंटेज का शब्द इस्तेमाल नहीं है, बट इट्स ए वंडरफुल क्वेश्चन, राइट, इन ए वे कि ये थोड़ा सा डिफरेंटली क्रिएटेड क्वेश्चन है जिसमें आपको अलग तरीके से प्रॉफिट आपसे पूछ रहे हैं, नो परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट, राइट। सो यू शुड हैव हैबिट ऑफ कि कुछ ऐसे सवाल भी आ जाएं जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज ना हो, ट्रेडिशनल क्वेश्चन बिल्कुल ना हो, थोड़ा अलग हो। इसमें लोग परेशान हो जाएंगे कि वो टाइप खोजने लगते कि कौन से टाइप का सवाल है। तो उन्होंने कहा मैंने 12 टाइप पढ़ रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, उस 12 टाइप में तो था ही नहीं, तो उन्हें मौका मिल जाता है कि बाहर जाके बोलेंगे कि एक 13वें टाइप का सवाल आया था जो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। फिर किताब रीप्रिंट होती है, किताब में टाइप 13 भी आ जाता है, फिर अगले साल 14 टाइप आ जाता है, 14वां टाइप। तो ऐसे धोखे से अपने आप को बचाएं, ठीक है, अपने साथ धोखा ना करें। चलो ये सवाल देखो, ये सवाल कह रहा है कि एक शॉपकीपर है और उसका मार्क प्राइस जो है 150% है ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ये बड़ा सही सेंटेंस है। एग्जाम में ऐसे धोखे हो जाते हैं कि मार्क प्राइस पढ़ते ही लोगों को लगता है कि ये मार्कअप परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। देखो 150% इज नॉट द मार्कअप परसेंटेज। यहां ध्यान से देखना, ये सेंटेंस कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो 150% है कॉस्ट प्राइस का, मार्कअप परसेंटेज 50% है। अगर आप ऐसे बोलना चाहते हो तो केयरफुल रहना है कि क्या दिया हुआ है, कि कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है मार्कअप, या मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज है, या कितना ज्यादा है। तो केयरफुल रहना। तो यहां पर क्लियरली इसका मतलब है 3:2। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो कॉस्ट प्राइस से लेके मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो 2:3 है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। मार्क प्राइस 150% है इसका, तो ये दिया हुआ है। अब एक स्कीम बोली गई है कि आप एक आर्टिकल परचेज कर सकते हो 20% के डिस्काउंट पे। दूसरी स्कीम है कि आप 2 आर्टिकल परचेज कर सकते हो एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% ईच। ऐसा होता भी है, आपको ध्यान है। आप अगर कपड़े खरीदने जाते हो आजकल यही होता है, बाई 1 20%, बाई 2 30%, होता है कि नहीं होता है। तो लिख देता हूं, ये ज्यादा समझ में आएगा। बाई 1 20% ऑफ, और अगर आप बाई 2 कर लो भैया तो 30% ऑफ मिल जाता है। यही सवाल है ना। ऐसे कुछ दिया हुआ है, 2 ऑप्शंस हैं। तो अब देखो क्या कह रहा है आपसे। अब कह रहा है उसने 80% आर्टिकल को बेचा है स्कीम बी में और रेस्ट अंडर स्कीम ए। तो हमें यह बताना है कि उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना है। हाँ जी बताइए, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2 स्कीम दी हुई है इन्होंने और कह रहा है कि अगर पहली स्कीम को आप देखोगे तो बाई 1 लेने पे 20% ऑफ है, और दूसरी स्कीम है बाई 2 अगर आप लेते हो, मतलब अगर आप 2 आर्टिकल खरीदते हो तो डिस्काउंट आपको मिलेगा 30% ईच। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर उसने 80% आर्टिकल को खरीदा है स्कीम बी से और रेस्ट उसने खरीदा स्कीम ए पे, तो आपको बताना है कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। कितने लोग कह रहे हैं 8% है। देखो बहुत आसान सवाल है। आपको पहले कहना है कि भैया 1/4 और 4/5, ये कुछ कहानी बनेगी ऐसा, सॉरी 1/5 और 4/5। 1/5 उसने खरीदा है किसमें, स्कीम ए में, रेस्ट, तो यहां मिला -20%, और यहां 4/5 उसने खरीदा 30% पे। इसका नेट अगर निकालने जाओगे तो ये मिलेगा 4% केवल माइनस में। ये निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, -24%। क्या ऐसा मिलेगा, ऐसा होगा क्या? 4/5 कितना होगा, -24% होगा क्या? तो इसको तो जोड़ देंगे तो कुछ ऐसे आएगा ही नहीं, बोलिए। ऐसे अगर करोगे तो कुछ आंसर ही नहीं आएगा ना। 4/5 अगर आप यहां पर -30 लिखते हो, 30% का डिस्काउंट अगर आपको दिया गया, तब तो ये वैल्यू 5 छक्के 30 24 आ गया, और 24 और 4 हम जोड़ देंगे तो यहां पर तो 28% आ रहा है टोटल में। क्लियर? क्या प्रॉब्लम है इस सवाल में, क्विकली देखो। मैं क्या कह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं बाई 1 20% ऑफ, बाई 2 30%। अगर बाई 2 में उसको 30% ऑफ मिल रहा है, मतलब क्या है, उसका ऑफ ही 30% है। डिस्काउंट परसेंटेज 30% हो गया या नहीं हो गया सेकंड स्कीम में? तो सेकंड स्कीम में अगर डिस्काउंट परसेंटेज 30% है, तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि 80% जो आर्टिकल्स हैं वो तो निकल गए,
ये वैल्यू जो निकल के आई है ये क्या है, पहले ये बताओ। ये वैल्यू आपको निकाल के बता रहा है कि भैया नेट उसका डिस्काउंट 28% है। क्वेश्चन ने लेकिन ये पूछा है क्या आपसे? क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज उसको कितना होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, आपको पता है ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्कअप। मार्कअप आपको पता है यहाँ 50% का है कि नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है अब, कि ये अगर 100 है और मेरा मार्कअप 150 है, आपको 8% का क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट। और 28% डिस्काउंट देके आपको देखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस क्या है कि नहीं है। अब देखो 28% अगर इसका निकालोगे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं परसेंटेज में कि ये इक्विवेलेंट है 150% ऑफ 28 के। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ये निकाल लो तो ये हो गया 100% ऑफ 28 प्लस 50% ऑफ 28, यानी ये हो गया आपका 42। तो ये -42 करोगे तो क्या ये 108 हो जाएगा? और अगर ये 108 हो गया तो क्या वैल्यू आपकी ये +8 हो जाएगी, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। यस, क्लियर है? समझ में आया सभी को कि मैंने क्या किया? हाँ जी। तो ये नेट डिस्काउंट दे रहा है ना, ये तो जानो कि निकाले क्या। अगर पता ही नहीं कि निकाला क्या तो सवाल कैसे लगाओगे? हाँ जी। तो ये हो गया नेट डिस्काउंट परसेंटेज। अगर ये नेट डिस्काउंट परसेंटेज है, अब मैं क्वेश्चन में जाऊंगा कि यहां पर ये मार्कअप परसेंटेज कितना है? 50% का। तो अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 माना तो मार्कअप 150 हो जाएगा, और वहां मैं 28% का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो 28% का अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 28% ऑफ 150 इज इक्वल टू 150% ऑफ 28। तो 28 प्लस उसका हाफ 14 यानी 42। 150 में 42 माइनस किया तो 108 आया, तो आंसर हो गया 8। हाँ जी। तो बस थोड़ा सा अटेंटिव रहने की जरूरत है, डरना नहीं है, करना है। अगर डरोगे तो क्या होगा? मरोगे। ठीक है, तो डरना है तो मरना है। और आइया बना लो आपके डरना नहीं करना है, तो आई थिंक दूसरा ज्यादा अच्छा है। पहले वाले में तो कुछ ज्यादा ही दर्दनाक मौत हो सकती है आपकी, ठीक है, एग्जाम में। चलो ये सवाल देखो। सवाल कह रहा है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक प्रोडक्ट का है वो 55% एबव है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, और कह रहा है प्रोडक्ट को सेल किया उसने रिटेलर के थ्रू जिसका प्रॉफिट है 23%। हाँ, अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि 23% का मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन, राइट? तो एंजॉय करो। परचेज प्राइस का, और कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज एक्सप्रेस इन नियरेस्ट इंटीजर। अब तो पक्का विश्वास हो गया कि ये सवाल वही है जैसा एग्जाम में आता है, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर भी लिखा हुआ है। फॉर द मैन्युफैक्चरर हु सेल्स हिज प्रोडक्ट टू द रिटेलर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। इतनी बड़ी कहानी, लेट मी समराइज इट फॉर यू। ठीक है, देखो पहली बात तो क्या है कि कह रहा है कि जो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इससे 55% ज्यादा है। तो ये लिख दिया मैंने, यानी जो मैन्युफैक्चरर, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरर है ना, उस मैन्युफैक्चरर का मार्कअप परसेंटेज 55% है, राइट? देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मींस ये मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस हो गया, उस पे 55% मार्कअप करके इसने एमआरपी लगाया। फिर कह रहा है कि ये एक रिटेलर के थ्रू इसको सेल करता है, और यहां पर दिया हुआ है कि जो रिटेलर है वो 23% का प्रॉफिट अर्न करेगा। तो देखो रिटेलर को जरा एक बात समझना कि ये हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर, और ये इस पे 23% का प्रॉफिट अर्जित यानी अर्न करने जा रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपको बताना क्या है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है, हु अर्न्स 23% प्रॉफिट ऑन हिज परचेज प्राइस। अब इसने किसी पर्टिकुलर प्राइस पे परचेज किया होगा, वो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस होगा, उस पे इसको 23% का मुनाफा हो रहा है। बताना क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज मैन्युफैक्चरर का क्या है, राइट? प्रॉफिट परसेंटेज मैन्युफैक्चरर का क्या है, और कह रहा है हु सेल्स द प्रोडक्ट टू द रिटेलर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। काफी अच्छा सवाल है। देखो इस क्वेश्चन में अभी मैन्युफैक्चरर कॉस्ट ने ये एमआरपी लगाई, ये एमआरपी लगाई, ठीक है, लेकिन इस एमआरपी पे इसको नहीं बेचा है। क्लियर और नॉट? इस एमआरपी पे इसको नहीं बेचा। ही हैज नॉट सोल्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन दिस एमआरपी टू दिस रिटेलर। रिटेलर को इसने एमआरपी पे नहीं बेचा है, इसने किसी रेट पे बेचा है जो कि हमें पता ही नहीं है। एक चीज बस ये बता दो कि जिस रेट पे उसने बेचा होगा, क्या ये जो रेट है कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर विल बी नथिंग बट सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, राइट और रॉन्ग? टेल मी। यस, जो भी रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है वो वही है जो मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस है।
इसेंशियली मुझे ये निकालना है। अगर मैं ये निकाल लूं तो मुझे मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस मिल गया, तो यहां से यहां तक क्या परसेंटेज है, ये मेरा हो जाएगा मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, एक चीज और दिया है कि रिटेलर जब इसको बेच रहा है तो इस वैल्यू से 10% डिस्काउंट करके बेचता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एमआरपी से 10% का डिस्काउंट दे रहा है रिटेलर, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 90% ऑफ एमआरपी। होगी या नहीं होगी? से यस, होगी या नहीं होगी? यस, यही होगा, 90% ऑफ एमआरपी। अब मुझे जो कुछ भी कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है। यहां मुझे 23% मालूम है, ये मुझे निकालना है। अगर मैं ये निकाल ले जाऊं एमआरपी के टर्म्स में तो सारी वैल्यूज निकल सकती हैं। थोड़ा सा रास्ता मैं आसान बनाता हूं, इसको हम 100 मान लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली बेस मेरा यही है, मैन्युफैक्चरर कॉस्ट। तो क्या आपको एमआरपी 155 मिल जाएगा? यस, 55% ज्यादा, 10% का अगर आपने डिस्काउंट दिया इस पे तो ये वैल्यू 15.5 कम हो जाएगी। बोलो यस। अगर ये वैल्यू आपकी 15.5 कम हो जाएगी तो क्या ये वैल्यू आपकी 139.5 हो जाएगी? बोलो यस। ठीक है, अब 139.5 अगर ये हो गई तो मुझे क्या निकालना है? यस, बोलो यस, यही निकालना होगा ना, और क्या निकालोगे? अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब आपको कैसे सॉल्व करना है इसको जरा समझना है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से हो जाता है क्योंकि यहां आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शंस भी थोड़े करीब हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर है। आपको एक चीज तो लगभग समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इस वैल्यू को ध्यान से देखूं, ये जो वैल्यू दी है 23%, इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये 1.23 होगा। ठीक है, तो अगर मुझे अब ये कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 139.5 बटे 1.23। होगा या नहीं होगा? यही होगा कि नहीं होगा? यस। अब एक चीज तो आप यहां से साफ साफ आइडिया लगा सकते हो कि ये दोनों आंसर नहीं है। कैसे लगाया मैंने ये मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए नहीं है, अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं, आप सभी को क्या ये पता है कि 1.2 इंटू 1.2 क्या होता है? 1.44 होता है। होता है कि नहीं होता है? तो अगर ये वैल्यू 1.23 है, ये वैल्यू अगर 1.23 है लेट्स से, और मैं इस वैल्यू को मान लेता हूं 120, अगर मैंने इसको 120 माना तो आपको समझ में आ रहा है ये वैल्यू 144 आ जाएगी, इससे ज्यादा आ जाएगी, एक्चुअली 144 से ज्यादा आ जाएगी ये वैल्यू। यानी यहां पर जो मुझे वैल्यू लेनी है वो 120 नहीं ले सकता, मैं उससे कम लूंगा। और अगर मैं 120 से कम लूंगा, अगर मैं 120 से कम लूंगा तो ये वैल्यू 100 से 120 से कम अगर जाती है तो 20% भी प्रॉफिट परसेंटेज नहीं होना है, तो 22 नहीं हो सकता और आपका ए यानी 31 भी नहीं हो सकता है। हाँ जी, क्लियर है या नहीं है? ये दोनों नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे, एक 15% बचा और एक आपका 13% बचा। देख लो करके। मैंने कहा मान लेते हैं 15% प्रॉफिट है तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 115। 115 को अगर आप 23% बढ़ाते हो तो आप देखो क्या मिलेगा आपको। तो क्या सभी को ये क्लियर है कि 23% ऑफ 115 इज इक्वल टू 115% ऑफ 23? हाँ जी, ये तो क्लियर ही है ना, यही होगा ना, एक ही बात है। 115% अगर आप 23 का निकालोगे तो 100% कितना हो जाएगा? 23 प्लस 10% 2.3 प्लस 5% इसका भी आधा, इसका आधा अगर आप रफली लिखोगे तो 1.2 लिख दो, ज्यादा क्लोज मत जाओ। तो ये हो गया 23 2 25। अब जरा ध्यान से देखो, 23 2 25 और एक 26.5 आपने लगभग इसमें जोड़ दिया। 15 में अगर 26 आप जोड़ रहे हो तो आप कहां पहुंच रहे हो? आप पहुंच रहे हो 141.5 अप्रॉक्स, 141.5। क्या आप आगे निकल गए? और थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल गए, लगभग आप 2 आगे निकल गए। और 2 आगे निकलने का मतलब अगर आप ध्यान से यहां देखोगे इस पर्टिकुलर वैल्यू को, कि आप अगर 2 पॉइंट्स आगे चले गए हो, 2 पॉइंट्स अगर आप आगे चले गए हो तो वैल्यू को 15 लेना क्या हमारा सही डिसीजन है? दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक, राइट? इट इज क्लियरली नाउ द आंसर इज गोइंग टू बी 30। आंसर इज गोइंग टू बी 13%, यानी अप्रॉक्स 113। बिकॉज 15 लेने पे आप इससे 2 नंबर 2 पॉइंट्स आगे चले गए। You went far ahead than what you actually need. Clear? So the answer is going to be 113 will be more relevant answer. ठीक है? अगर आप थोड़ा सा और एनालिसिस करना चाहते हो कि नहीं मेरे को डिवाइड करके पता करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है, देखो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया, एक चीज तो आपको क्लियर होगा कि ये वैल्यू 15% नहीं है, 15% नहीं है। अगर आप इस तरीके से करोगे दैट इज मोर रेलेवेंट वे टू डू इट, वरना तो यार आपको इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो आप कर लो, मैं उस तरीके को सपोर्ट नहीं करता हूं।
ठीक है। बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड कि नहीं नहीं मेरे को तो डिवाइड करके देखना है, तो आप करो, वो आपकी श्रद्धा और आपकी इच्छा, ठीक है। आई डू नॉट से दैट यू शुड सॉल्व इन दैट वे, ओके। मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, फिर भी अगर आपको डिवाइड करना तो देखो ऐसे करो, 139 5 ऐसे लिखो और यहां पर आप 123 लिखो, फिर आप डिवाइड करोगे तो देखो 1 गुना तो आप सीधा सीधा जाओगे, 1 गुना जाओगे, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। 1 गुना जाने के बाद 123 चला गया, कितना बचा 16, 165 होगा। अगर 165 होगा तो आपको दिख रहा है सबसे फिर से 1 गुना जाओगे, 1 गुना जाओगे तो यहां पर 23 आएगा और फिर आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 42। और अगर यहां पर 42 आई तो आप बताओ मुझे कि क्या 3 गुना जाओगे या 4 गुना जाओगे? 4 गुना तो नहीं जा सकते, देखो ध्यान से, 123 अगर है यहां पर 12 चौके 48 नहीं जा सकते हो, 12 तिहाई 36 जाने का सोचोगे तो ये 1.13 ही आएगा डिवाइड करने पर रफली। 1.13 का मतलब आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू 113 के आसपास होगी, 113.xx, 113.xx का मतलब क्या हुआ आंसर 13%। नियरेस्ट इंटीजर देखना है ना भाई, तो 113 समथिंग समथिंग का मतलब है 13%, 100 से 113 13%। तो डिवीजन भी अगर आपको करना है तो आप करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको अल्टरनेट भी सिखाया, मैंने आपको डिवाइड करना भी सिखाया कि डिवाइड करते समय डेसिमल को भूल जाओ। और आप देखो 1395/123, पहले हम जाएंगे 1 गुना, फिर आपने कहा कि 0.13, पॉइंट मैंने इसलिए लगा दिया है क्योंकि मुझे पता है कि आंसर 13% है या 15% है। आई एम नॉट केयरिंग अबाउट डेसिमल। अब ये मत घर जाके कहना कि सर ने गलत पढ़ा दिया, 1395/123 जो है 11.3 आएगा, सर ने 1.13 लिख दिया। इन्हें तो बेसिक मैथमेटिक्स भी नहीं आती और आए हैं हमें मैथ पढ़ाने, ठीक है। तो मेरा आइडिया यह है कि मैं 10th के बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कि आपको मैं ये सिखाऊंगा कि नहीं नहीं डेसिमल यहां होगा फिर आपको डिवाइड करना है। अरे मेरे को पता है डेसिमल कहां होगा, ठीक है, लेकिन डेसिमल जब हमें पता है कहां लगाना है तो हमें डेसिमल नहीं लगाना है, हमने ऐसे लिख दिया इसको, फिर हमें पता है डेसिमल हमें यहीं लगाना है क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.13 होगा तभी 13% आएगा, ठीक है। तो ये मत करना कि ये लेके जाके और इसका रिजल्ट दिखा के फिर लोगों को बोलना कि देखो हमारे टीचर गलत कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आपको समझना है कि यहां डेसिमल का कोई रोल नहीं है भाई, मेरे को पता है या तो 1.13 है या 1.15 है, ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है मुझे, तो देन हम इस डेसिमल को नहीं लिख रहे हैं, हम डेसिमल लगा लेंगे अपने रिजल्ट में ना, समझ रहे हो, समझ में आया ना सर। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ऐसा मत करना। जो लोग थोड़ा कहते हैं ना कि ध्यान से मेरी क्लास नहीं देखेंगे उन्हें लगेगा कि मैं बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, बट ऐसा नहीं है। चलो ये सवाल पढ़ो। देखो ये सवाल आपसे कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है एक आर्टिकल का वो 40% ज्यादा है इसके कॉस्ट प्राइस से। आई वॉज गोइंग टू सेल इट एट द मार्केट प्राइस टू ए कस्टमर बट ही शोड मी सम डिफेक्ट्स इन द आर्टिकल एंड ड्यू टू विच आई गेव हिम ए डिस्काउंट ऑफ 28.5%। अगले दिन वो फिर आ गया और उसने कुछ और डिफेक्ट दिखाए, hence I gave him another discount that was equal to 12.5% of the cost price। एग्जाम में हमेशा सवालों को तेज पढ़ना होता है, लेकिन जहां पर रुकना है रुक जाना। जैसे जहां परसेंटेज है वहां देखना है भैया कि उसका बेस क्या है। परसेंटेज हैज नो मीनिंग विदाउट इट्स बेस, ये जान लेना, ठीक है, क्लियर और नॉट। जैसे दिस बॉडी इज नथिंग विदाउट लाइफ एनर्जी, है ना, सांस कैसे लोगे, कुछ होगा ही नहीं तो क्या बॉडी है, तभी तो जब मर जाते हो तो लोग गाड़ देते हैं, दफना देते हैं, जला देते हैं हमें, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है अंटिल देयर इज समथिंग इन इट। तो ऐसे ही परसेंटेज का ना एक बेस होता है, वो बेस जानना जरूरी है। यहां दिया हुआ कि जो दूसरा डिस्काउंट दिया है उसका बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस है, हाँ जी, तो ये जानना जरूरी है वरना गलत कर जाओगे। अब जरा बताओ, ये है सीपी ले लेते हैं 100, तो भैया मार्क प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस आपका हो गया 140, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला जो डिस्काउंट दिया है वो दिया है 28.5% और बेस नहीं दिया हुआ है। जब भी बेस नहीं दिया होता है तो हमें पता होता है कि क्या बेस है, मार्क प्राइस। डिस्काउंट का बाय डिफॉल्ट बेस मार्क प्राइस होता है। तो आपने कहा कि 28.57% का मतलब हो गया -2/7, और अगर ये -2/7 हो गया तो देखो वैल्यू क्या हो गई 100, कॉस्ट प्राइस के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो इतना समय उनको लगता है ना जिन्होंने परसेंटेज मुझसे नहीं पढ़ी है, क्लियर, लेकिन जिन्होंने पढ़ी उन्हें पता है कि ये तो होना ही था। प्लस 40% तुमने किया, फिर -2/7 किया, उन्हें दिखता है कि ये तो ए बी पेयर है, +2/5 -2/7 जहां से चले थे वहीं पहुंचना है, तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। हमें पता है कॉस्ट प्राइस और ये जो जिस प्राइस पे गया है दे आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ सर, इक्वल का मतलब ये हुआ कि जब पहला डिस्काउंट दे दिया गया है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जहां भी ए बी पेयर बन गया, आप बताओ मुझे,
मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज जब भी ए बी पेयर बनाएंगे तो क्या कोई प्रॉफिट लॉस हो सकता है? नहीं, तुमने जितना बढ़ाया उतना ही कम कर दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होता है। वही हो गया यहां पर। तो यानी जब पहला डिफेक्ट दिखाया और डिस्काउंट दिया गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस हो गया। क्लियर? नो प्रॉफिट नो लॉस का केस हो गया। अब कह रहा है फर्दर जो डिस्काउंट दिया है वो इस पे 12.5% है, इस वैल्यू पे। यही कॉस्ट प्राइस भी है, उस पे अगर तुम 12.5% का डिस्काउंट अगर दोगे तो क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, लॉस ऑफ 12.5% ही तो होगा जी, क्योंकि जो दूसरे केस में आपका एमआरपी है वो 100 है और वही कॉस्ट प्राइस भी है, उसी पे तुम उठा के 12.5% और दे रहे हो कम, तो दैट इज द लॉस। क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले का सेलिंग प्राइस कुछ डिफरेंट था, वो कॉस्ट प्राइस के बराबर ही था, इसलिए आपका आंसर कितना हो गया? 12.5% का नुकसान। हाँ जी, देखिए कोई कह रहा है क्वेश्चन आर नॉट रेलेवेंट, मैंने तो एसएससी तो कहीं देखे। देखिए क्या हुआ था, 2017 का एक पेपर हुआ था, उस पेपर में लोगों ने जाके बहुत शोर मचाया कि पेपर डिफिकल्ट आया, कठिन आया है। ठीक है, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, इफ यू जस्ट थिंक कि तुम रट के चले जाओगे और तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, दुनिया जा रही है रट के, तुम अनोखे नहीं हो। ठीक है, तुम अनोखे नहीं हो, सब लोग सवाल रट के जा रहे हैं, बट क्वेश्चन इज अनटिल एंड अनलेस you have something different in you, you cannot differentiate yourself in the exam. मैथ, आपको एक बात बोल देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन ज्यादा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर जो भी रट के जाएगा अच्छा करके आ जाता है। मैथ में अभी भी समझदारी का और अंडरस्टैंडिंग का बहुत रोल है, राइट? यहां पर आप एक अच्छा गैप डिस्टेंस लोगों से क्रिएट कर सकते हो। SSC एग्जाम इज मोर अबाउट मैथ्स, दैट्स द रीजन ये सेक्शन अभी भी है जो लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक है। अगर आप इसमें लोगों से बेहतर सीखते हो ना तो तुम अच्छा करोगे, इसलिए अभी समय है, रास्ते पे आ जाओ, वरना एग्जाम में जब जाओगे तब फिर से बाहर आके रोने का एक तरीका होगा आपके पास, बिलीव मी। क्लियर? सो बेटर कि आज ही सरेंडर मत करो, फाइट करके सरेंडर करो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो जी सवाल देखो। कह रहा है एक शोरूम ओनर है जो लेदर जैकेट को सेल करता है ₹X में, और कहता है कि मुझे 10% का मुनाफा हुआ। फिर वो क्या करता है, ही प्लान्स टू हैव ए स्टॉल इन द ट्रेड फेयर, मार्क्स द सेम जैकेट एट ₹2X एट ए स्टॉल, ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट दैट ही विल मेक। चलो ये सवाल आपके लिए, आप ये कहोगे कि हाँ ये सवाल तो एग्जाम में आएगा। चलो ये सवाल कर लो, खुश हो जाओ। आपकी खुशी मुझे पता है कहाँ से होती है, इसलिए एक सवाल के बाद एक ऐसा सवाल मैं लाता हूँ। चलो तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस X हो गया और प्रॉफिट आपका कितना हो गया 10% का। ठीक है, और कह रहा है कि उसको सेल करना है, मार्क कर देता है इसको 2X कर देता है प्राइस। फिर कहता है यहाँ 20% का डिस्काउंट दे दिया उसने, 20% का डिस्काउंट 2X पे कितने में बेच दिया, फिर उसने 1.6X में किया कि नहीं किया, इतने में सेल किया। तो बता रहा है कि उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। अब देखो यहां से ये इसका सेलिंग प्राइस है, फाइनली 10% का तो ऑलरेडी दिया हुआ था कि इसको प्रॉफिट पहले ही मिल रहा था, तब X हो रहा था प्राइस, अभी उसके ऊपर भी 60% आप चले गए। देयरफॉर आई एम राइटिंग इट कि X पहले का सेलिंग प्राइस था, अब नया सेलिंग प्राइस 1.6X है। X से 1.6X का मतलब क्या है, 60% और, तो इस 10 के ऊपर सक्सेसिवली 60% और मिला है, तो आंसर कितना हो गया 76%, सी ऑप्शन। देखिए अब यहां कई लोगों को शायद सक्सेसिव समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको ये समझाऊंगा, ध्यान से मेरी बात समझो। एक तरीका ये भी है कि आप इसको ऐसे मत करके यहां से 100 ले लो, ऐसे भी सोच सकते हो कि 100 ले लिया तो 110 सेलिंग प्राइस था, फिर वो 220 में मार्क कर देगा इसको, 220 में, इस पे अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है तो ये 44 का डिस्काउंट देगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 176, ऐसे भी कर सकते हो। तो फाइनली 176 में बिका ना, तो 76% का मुनाफा हो गया, ऐसे कर सकते हो। या आप इसको अगर ऐसे समझ लो कि 1.6X में अगर फाइनली बिका है तो कॉस्ट प्राइस से 10% बढ़ा के तो X आता है, और ये वैल्यू उससे भी 60% ज्यादा है, यानी उससे भी 60% ज्यादा लगा के सेलिंग प्राइस है, तो ये सक्सेसिव हो गया 10 और 60। 10 और 60 का सक्सेसिव में रिजल्ट कितना आता है 76%। हाँ जी, चलें जी आगे सवाल करें। ये सवाल देखो, ओके, ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो और खुद ही करना।
ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास और होगी, जस्ट 1 क्लास मोर, एंड देन ये फाइनली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे के चैप्टर से मूव करेंगे, फिर कभी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। नंबर सिस्टम के लिए मैंने कुछ आपको बोला था, वो चीज़ हुई नहीं हुई, तो नंबर सिस्टम क्लास आज नहीं हो रही है। ठीक है, अगर होती तो मैं आज ले लेता, फिर भी मैंने आपकी क्लास ली आज। खुश रहो। इस हफ्ते शायद मैं रोज आए हूँ, आई थिंक ऑल 6 days, है ना। सो दैट्स गुड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द क्लास। ये सवाल कर लेना, कुछ सवाल और कर लेंगे कल तो संडे है, परसों करेंगे, और फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होगा। विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, उसी दिन डिसाइड करेंगे कौन सा टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू ऑन मंडे।